महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी शिवसेना पर हमलावर हो गई है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार को कमजोर नहीं करना चाहता है। ये सरकार अपने बोझ से ही गिर जाएगी। हम सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमारी राज्य की सरकार को बदलने में रुचि नहीं है। वहीं पूर्व सीएम ने राज्य में कोरोना से खराब होते हालात को लेकर भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी भी केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई गई आर्थिक मदद भी खर्च नहीं कर पाई है। ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता क्या है। आज राज्य को सकारात्मक नेतृत्व चाहिए। हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। हालांकि राज्यपाल से दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही उथल पुथल जारी है। पहले कमलनाथ की सरकार गिरी और उसके बाद एक एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों के मुताबिक 1 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस को और झटका लगने वाला है। चर्चा है कि सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायकों से लेकर कई जिला अध्यक्ष बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके में पार्टी की कार्यकारिणी भंग कर दी है, क्योंकि पार्टी को पता है कि टूट उनके प्रभाव वाले इलाके में ही ज्यादा होगी। वहीं बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और कांग्रेस अभी इसी के शोक में डूबी है। दिलचस्प बात तो यह है कि अभी सिंधिया कोरोना की वजह से एमपी में मौजूद नहीं है, तब यह हाल है। एमपी में कांग्रेस की डामाडोल स्थिति पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दूसरी चर्चा ये भी है कि इस बार वो शिवराज कैबिनेट के विस्तार के दौरान मौजूद रहेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। वहीं 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के आला नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की लापरवाही से प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं हो रही है। केंद्र सरकार और रेल मंत्री के लाख कोशिश के बाद भी राज्य सरकार नींद से नहीं जागी है और सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना और प्रवासी मजदूरों को छोड़ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। पिछले दिनों रेल मंत्री ने भी आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से यात्रियों की लिस्ट मांगी है ताकि ट्रेन भेजी जा सके। इसके बाद एक बार फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों के संचालन को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे प्रवासी मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर हमने 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। ये ट्रेनें सुबह से तैयार हैं। इनमें से 50 ट्रेनों को 3 बजे तक चल जाना चाहिए था, लेकिन यात्रियों की कम संख्या के कारण 27 ट्रेनें चल पाई हैं। सवाल है कि जब महाराष्ट्र से लोग पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं, तो ट्रेन खाली क्यों जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि प्रवासी मजदूर ट्रेनों पर सवार होकर घर जाएं? पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। हाल ही में ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए केंद्र की ओर से मदद नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार इस काम में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। साथ ही यात्रियों को रेल से भेजने का खर्च भी राज्य को नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी पर अब उद्धव सरकार चौतरफा घिर गई है। राज्य की खराब होती स्थिति पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं।
कयासों का बाजार अब धीरे धीरे गर्म होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है और महाराष्ट्र के ऐसे हालात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वेल कनेक्टेड जगहों पर कोरोना ज्यादा फैल रहा है। हम महाराष्ट्र में सरकार की मदद कर रहे हैं, मगर फैसले पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं। सरकार चलाने और सरकार को समर्थन देने में फर्क होता है। महाराष्ट्र अपनी कनेक्टिविटी की नेचर की वजह से संघर्ष कर रहा है। उसे भारत सरकार से पूरे समर्थन की जरूरत है। राहुल गांधी का ऐसा बयान उद्धव ठाकरे के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं शरद पवार भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस और एनसीपी के दूसरे नेता भी कई बार सरकार विरोधी बयान दे चुके हैं। वैसे भी कहा जाता है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने के पक्ष में राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेता सरकार में शामिल होकर मलाई खाना चाहते थे और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सोनिया गांधी ने राहुल के खिलाफ जाकर शिवसेना के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया। और अब जब उद्धव सरकार कोरोना रोकने में नाकाम साबित हो रही है, तो राहुल गांधी की नाराजगी खुलकर सामने आई। तो क्या ये माना जाए कि कोरोना पर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी जाने वाली है? हालांकि शिवसेना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सांसद संजय राउत की माने तो सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के बयान से राउत के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। इसके केंद्र में है एनसीपी चीफ शरद पवार। मंगलवार को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। एक हफ्ते में दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है, लेकिन हलचल तो पैदा हुई उनकी एक दिन पहले की मुलाकात से। वो सोमवार को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले, जिसके बाद ठाकरे सरकार के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई। हालांकि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं, लेकिन पवार तो पवार हैं। उन्हें समझना इतना आसान भी कहां है। चौंकाना शरद पवार की जैसे फितरत है। 1978 में जब पवार 38 साल के युवा थे, तो महाराष्ट्र की वसंत दादा पाटिल सरकार को गिराकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। जनता पार्टी के समर्थन से वो तब महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तब से ही पवार महाराष्ट्र और देश के सियासी फलक पर छाए हुए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री से लेकर मनमोहन सरकार में लगातार 10 सालों तक कृषि मंत्री रहे। शरद पवार को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। 2014 में बीजेपी और शिवसेना की राहें अलग हो गई। दोनों ने अलग अलग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पवार ने राज्य में राजनीतिक स्थिरता के लिए बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। बात पवार के राजनीतिक कौशल की हो रही है, तो पिछले साल का महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा कोई कैसे भूल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन सीएम पद को लेकर पेच ऐसा फंसा कि सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। नवंबर में अचानक राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। इसके पीछे शरद पवार के दिमाग को कहा जाने लगा। हालांकि बाद में बहुत तेजी से नाटकीय घटनाक्रम हुए। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और आखिरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार बनी। शरद पवार इस सरकार के शिल्पी बनकर उभरे। बाद में अजीत पवार की ठाकरे सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी हुई। अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि अजीत पवार के फडणवीस के साथ सरकार बनाने के पीछे कौन था। क्या वाकई अजीत पार्टी का मूड भाप नहीं पाए, या फिर सारा स्क्रिप्ट शरद पवार का लिखा हुआ था। अजीत की डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी ने इस रहस्य को और गहरा दिया। हाल में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, जो 1.5 घंटे चली। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत है और उस पर कोई खतरा नहीं है। वास्तव में यही बयान बताता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के दलों की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है।
बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बातचीत करते हुए उन्हें यह आश्वस्त किया है कि कोरोना के संकट काल में सरकार के हर फैसले में कांग्रेस पार्टी घटक दल के रूप में गठबंधन के साथ है। इससे पहले मंगलवार को ही राहुल गांधी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के किसी फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लंबी बातचीत की। इस दौरान राहुल ने उद्धव को कांग्रेस के साथ होने के प्रति आश्वस्त किया। इससे कुछ देर पहले ही सीएम उद्धव ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में महाअघाड़ी के दलों की बैठक बुलाई थी। कोरोना से लड़ रहे महाराष्ट्र में सियासी चर्चाओं के बीच इस बैठक को एक बड़े मंथन के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में इस बात की तमाम चर्चाएं शुरू हो गई है कि महाअघाड़ी के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अटकलों का बाजार उस दिन ही शुरू हो गया था जिस रोज एनसीपी नेता शरद पवार ने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिर सीएम उद्धव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने एनसीपी के राज्यपाल से मुलाकात को एक गैर राजनीतिक भेंट बताया था। वहीं कांग्रेस और शिवसेना में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल के बयान के बाद से उद्धव की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।